नमस्कार। गायत्री स्नातकोत्तर कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट में इतिहास में नवपाषाण काल की विभिन्न ताम्र संस्कृतियों का अध्ययन है वो करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि इससे पहले आपने पूरा पाषाण काल का अध्ययन किया, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद हमने नवपाषाण काल के भी 2 वीडियो पढ़े हैं और हमने उसमें उस समय के लोग, उद्योग धंधे, कृषि कार्य, सामाजिक जीवन, बस्ती, उनके औजार हथियार, जीवन यापन के तरीके आदि का अध्ययन किया था। आज हम नवपाषाण काल की ताम्रयुगीन संस्कृतियों का अध्ययन है वो करते हैं। देखिए, ये वो समय है, वो काल है जिसके बारे में निश्चय पूर्वक तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन संभवतः विद्वान ये मानते हैं कि भारत में धातुओं का प्रयोग कब और कहाँ हुआ होगा। इस पर हम मान सकते हैं कि नवपाषाण काल के अंतिम वर्षों में धातुओं का प्रयोग हुआ आविष्कार है वो हुआ होगा, क्योंकि पाषाण युग के मनुष्य को धातुओं का ज्ञान धीरे धीरे हुआ होगा और वो भी नवपाषाण काल के अंतिम समय में। संभवतः भट्टी बनाने के काम के लिए धातु मिश्रित पत्थरों से भोजन पकाते समय पिघली हुई दशा में जो धातु निकल पड़ा, उसी से उसके धातुओं के अस्तित्व का पता लगा होगा, ऐसा पुरातत्वविद हैं वो मानते हैं। कई तो ये भी मानते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले सोने का पता लगाया था, लेकिन सोने से हथियार औजार नहीं बनते थे, ये तो केवल आभूषणों के प्रयोग में होता था। इस कारण विद्वान इस पर एकमत नहीं है और अधिकतर विद्वान और हम भी यही मानते हैं कि भारत में धातुओं में तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। बहुत इम्पोर्टेंट, भारत में धातुओं में सर्वप्रथम तांबा या ताम्र का प्रयोग हुआ था। इसी कारण से नवपाषाण काल के अंतिम वर्षों को ताम्रयुगीन नवपाषाण काल कहा जाता है। यह धातु पत्थर की अपेक्षा अधिक सुंदर, सुडौल और चिकनी थी और इसे सांचे में पिघलाकर मन के अनुरूप कोई रूप दिया जा सकता था। मतलब तांबे को पिघालकर जैसा आकार देना चाहते हैं वैसा दे सकते थे और ये धातु सुंदर, सुडौल थी पत्थर की बजाय। आवश्यकता अनुसार छोटी बड़ी चादरें बनाई जा सकती थी और उनसे छोटे बड़े टुकड़े काटे जाते थे। इस प्रकार इस धातु का एक ही अंश पिघलाकर या पीटकर अनेक रूपों में परिवर्तित किया जा सकता था। तांबे को खानों में से ढूंढ निकालना और उसे गलाकर सांचे की सहायता से विविध प्रकार के उपकरण तैयार करना मनुष्य की एक सृजनात्मक संरचना व बुद्धि लब्धि को दर्शाता है। अर्थात मनुष्य को रसायनों का ज्ञान है वो होना शुरू हो गया था।
पाषाण काल की तुलना में तांबा अधिक उपयोगी अवश्य था, किंतु कठोर कर्मों के लिए तांबा अधिक उपयोगी नहीं था, क्योंकि कठोर वस्तुएं तांबे से हैं वो नहीं बन पाती थी। इसी कारण मानते हैं कि मनुष्य ने तांबे से भी कठोर धातु की आवश्यकता महसूस की होगी, और इसी आवश्यकता के कारण मनुष्य ने कांसा नामक धातु की खोज की थी। कांसा बनाने की विधि मनुष्य ने सीखी होगी कि तांबे के अंदर टीन मिलाने से कांसा बनता है, और कांसा इस तांबे की तुलना में कई गुना कठोर है वो होता है। इस प्रकार दो धातुओं के मिश्रण से तीसरी धातु तैयार करना मनुष्य की रासायनिक परिपक्वता को दर्शाता था, अर्थात उस समय में मनुष्य ने रसायनों को मिलाकर एक नई धातु बनाना सीख लिया था। इस काल में तांबे के साथ साथ कांसे की सामग्री भी तैयार होने लगी थी। तांबे के साथ साथ कांसे की सामग्री भी तैयार होने लगी थी, और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि धातु सामग्री के साथ साथ पाषाण सामग्री का प्रयोग भी लंबे समय तक चलता रहा था, अर्थात धातु सामग्री और धातु सामग्री के साथ साथ पाषाण सामग्री का भी प्रयोग चलता रहा था। इसी कारण इस युग की सभ्यता को नवपाषाण ताम्र युगीन संस्कृति के नाम से जाना जाता है। प्राचीन भारत में सिंध, बलूचिस्तान, मकरान जैसे क्षेत्रों से हमें कई कांस्य सभ्यता यानी ताम्र कांस्य सभ्यता की जानकारियाँ मिली हैं, अर्थात इन क्षेत्रों में विशेष तौर से तांबे की वस्तुएं व कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। इससे पता लगता है कि मनुष्य ने उस समय तांबा व कांसा का प्रयोग करना है वो सीख लिया था। तो देखिए, इन ताम्र कांस्य सभ्यताओं का हम अध्ययन करते हैं, और इन ताम्र कांस्य सभ्यता के बाद ही लौह सभ्यता विकसित होती है। लेकिन अभी हम इन ताम्र कांस्य सभ्यताओं का जो नवपाषाण काल की मानी जाती हैं, नवपाषाण काल के अंतिम वर्षों में विकसित हुई थी, उसका हम पहले अध्ययन है वो करते हैं। तो देखिए, ताम्र कांस्य युगीन संस्कृतियों का अध्ययन हम पुरातत्वविद पिगट महोदय के अनुसार करेंगे। इन्होंने भारत की ग्रामीण सभ्यताओं को 4 वर्गों में बांटा था। श्यामपट पर चारों नाम लिखे हुए हैं। नंबर 1, क्वेटा संस्कृति। क्वेटा संस्कृति है, यह बोलन के दर्रे में प्राप्त अवशेषों के आधार पर अफगानिस्तान का बोलन दर्रा और वहाँ प्राप्त अवशेषों के आधार पर इसका नामकरण है वो दिया गया। दूसरी है सभ्यता में अमरी नल संस्कृति, अर्थात सिंध में अमरी नामक स्थान पर तथा बलूचिस्तान में नल नदी की घाटी में उपलब्ध अवशेषों के आधार पर इसका नामकरण है वो किया गया है। तीसरी है कुल्ली संस्कृति। यह संस्कृति बलूचिस्तान में कोलबा नामक स्थान से बलूचिस्तान में कोलबा नामक स्थान से प्राप्त अवशेषों के आधार पर मानी जाती हैं। चौथी है झोब संस्कृति। यह
उत्तरी बलूचिस्तान की झोब घाटी में उपलब्ध अवशेषों के आधार पर हैं वो मानी जाती हैं। इस तरह पिलट महोदय ने ताम्रकांस्य युगीन सभ्यता को 4 भागों में विभाजित है वो किया है। अब हम इनमें से एक एक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आती है क्वेटा संस्कृति। तो देखिए, विद्वान इस सभ्यता को भारत की ताम्रकांस्य सभ्यताओं में सबसे प्राचीन मानते हैं। यह बोलन दर्रे के आसपास के स्थानों पर स्थित है और इस क्षेत्र से खुदाई के दौरान जो बस्ती प्राप्त हुई है, इस बस्ती में कई प्रकार के कांसे के, तांबे के औजार व वस्तुएं हैं वो प्राप्त हुई है। यहाँ उत्खनन से जो बर्तनों के अवशेष मिले हैं, उन बर्तनों पर काले रंग का लेप था। प्राप्त बर्तनों के अवशेषों में कटोरे, रकाबियाँ आदि मिली हैं। बर्तन आग में पकाए जाते थे। कुछ बर्तनों पर रंग हल्का गुलाबी है, तो कुछ अधिक पकाए जाने के कारण बर्तनों का रंग हरापन भी लिए हुए था। बर्तनों पर चित्रकारी मिलती हैं। बर्तनों पर पशुओं, वृक्षों के चित्र मिलते हैं। इस तरह खुदाई के दौरान टूटे फूटे जो बर्तन हजारों की संख्या में अवशेष में मिले हैं। इस क्वेटा संस्कृति की सामग्री में बहुत कुछ ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो हमें आश्चर्य की दृष्टि से देख सकते हैं। पुरातत्वविद मानते हैं यहाँ के लोग बस्तियों में रहते थे, मकान का निर्माण करते थे और कृषि व पशुपालन से अपना जीवन यापन है वो करते थे। अब हम देखते हैं अमरी नल संस्कृति। तो देखिए, अमरी नल संस्कृति का मुख्य केंद्र सिंध व बलूचिस्तान में है। सिंध में अमरी नामक स्थान और बलूचिस्तान में नल नुंदर नामक स्थान इस संस्कृति का मुख्य स्थान था। यहाँ पर भी बस्ती बसी हुई थी, जिसका औसत क्षेत्रफल लगभग 2 एकड़ के आसपास माना जाता है। अमरी नल संस्कृति, अमरी जो नल संस्कृति है कि कुछ बस्तियां बड़े आकार की रही होगी, परंतु अधिकांश बस्तियां क्वेटा सभ्यता की बस्तियों की भांति छोटे आकार की भी होगी। इन बस्तियों के चारों ओर सुरक्षा के लिहाज से दीवार परकोटा बना हुआ था और ये दीवारें मिट्टी की थी, ईंटों द्वारा बनाई हुई थी। यहाँ हमें अवशेष के रूप में बहुत सी ईंटें भी मिली हैं। इस बस्ती में अधिकांश मकानों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग था। नल नामक स्थान से कब्रें भी मिली हैं और उनके निर्माण में भी इसी ढंग के ईंटों का प्रयोग होता था। अमरी नल सभ्यता के भग्नावशेषों में जहाँ खुदाई हुई है, वहाँ पर हमें बहुत सी ऐसी वस्तुएं, मकान के सुव्यवस्थित जानकारी आदि प्राप्त हुई है। गंदे पानी की निकासी के बारे में हालांकि कोई साक्ष्य नहीं देखा गया, लेकिन मकान, खिड़कियाँ, स्नानागार आदि देखने को मिलता है। कब्र विशेष तौर से नल में देखी गई थी और इसलिए इन कब्रों में अस्थि पंजर के साथ साथ
मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजार आदि भी मिले हैं। कब्र में बर्तनों में पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। शव के साथ बर्तन में मांस भी रख दिया जाता होगा। कई बर्तनों में भेड़ बकरी की हड्डियां मिली हैं। कब्रों से औजार भी मिले हैं और ये औजारों में जो कुल्हाड़ियाँ आदि मिली हैं वे तांबे की मिली हैं। इस तरह स्पष्ट है कि अमृतनल सभ्यता के लोग धातु से परिचित थे। इसी कारण यहाँ से तांबे व कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। यहाँ से जो आभूषण मिले हैं वो तांबे के शंख, कौड़ी व मिट्टी के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं। कुछ कब्रों से तो मूंगे आदि की बनी हुई मालाएं भी मिली हैं। अमृतनल सभ्यता के भग्नावशेषों में जो बर्तन या उनके टुकड़े मिले हैं उनके आधार पर ये मान सकते हैं कि इन बर्तनों की शैली है वो अनोखी थी। ये सुंदर सुडौल थे। बर्तन बढ़िया और अच्छी तरह गूंदी हुई मिट्टी से बनाए हुए थे, जो इनकी एक व्यवस्थित कार्य को दर्शाता है। बर्तनों पर अनेक प्रकार की चित्रकारी थी। अमृतनल संस्कृति सभ्यता की खुदाई के दौरान जो अवशेष मिले वहाँ से कब्रिस्तान में कुल्हाड़ियाँ तांबे की आदि प्राप्त हुए हैं। अब हम अगली संस्कृति जानते हैं, कुल्ली संस्कृति। कुल्ली संस्कृति दक्षिणी बलूचिस्तान की कोलवा प्रदेश में मिली है। यहाँ पर भी मिट्टी के मकान जो ईंटों व गारे से बने हुए थे। इस संस्कृति के लोग फर्श बनाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करते थे। कुल्लू के खेड़े में उपलब्ध मकानों में छोटे आकार के कमरे ज़्यादा मिलते और मकानों में खिड़कियाँ, दरवाजे आदि बनाने का रिवाज प्रचलित था। एक मकान के ऊपर की मंजिल में जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। कुल्ली सभ्यता से भी कब्रिस्तान के अवशेष मिले हैं और यहाँ पर भी कब्रों में शव को गाड़ा जाता होगा और उस शव के साथ बर्तन, तांबे की वस्तुएं आदि प्राप्त हुई। यहाँ के लोग अनेक प्रकार के बर्तन बनाते थे। यहाँ से प्राप्त बर्तनों में लघु आकार के फ्लास्क, बेलनुमा बर्तन, चौड़े प्याले वाले बर्तन, इसके अलावा रेखाएं, त्रिभुज, छल्ले, वृत्त आदि प्राप्त हुए हैं। कुल्ली सभ्यता के बर्तनों में बहुत सा चित्रण मिलता है। कुल्ली संस्कृति के अवशेषों में मिट्टी से बनी पशुओं और स्त्रियों की लघु मूर्तियां मिली हैं। पशुओं की मूर्तियां चित्रित हैं परंतु स्त्रियों की मूर्तियां चित्रित नहीं हैं। एक बैल की मूर्ति के अवशेष मिले हैं और यहाँ से तांबे के भी काफ़ी बर्तन, औजार, कुल्हाड़ियाँ आदि प्राप्त हुई हैं। कुल्ली संस्कृति के मेही स्थल से कब्रिस्तान से तांबे के उपकरण मिले हैं। यहाँ से तांबे का बना हुआ दर्पण और वह दर्पण वर्तुलाकार है। दर्पण के हत्थे को स्त्री आकृति का समान दिया गया है जो उनकी धातु कला को भी दर्शाता है। और इसके अलावा मेही के कब्रिस्तानों में दर्पण के साथ तांबे के पिन आदि भी प्राप्त हुए हैं। अब हम चौथी संस्कृति जौब संस्कृति का अध्ययन करते हैं। तो जौब संस्कृति उत्तरी बलूचिस्तान के जौब नदी घाटी में मिलती है। यहाँ भी ये भी एक विस्तृत सभ्यता मानते हैं।
यहाँ चाक से बने हुए बर्तनों के अवशेष मिलते हैं। बर्तनों पर बैल व पशुओं के चित्र मिलते हैं। जोब संस्कृति के चारों ओर भी दीवार बनी हुई थी। यहाँ की बस्तियों के मकान भी छोटे थे। इनके मकान मिट्टी की कच्ची ईंटों से बने होते थे। जोब सभ्यता के अवशेषों में भी पशुओं और स्त्रियों की बहुत सी मूर्तियां, कुबड़दार बैलों की मूर्तियां मिली हैं। एक स्थान पर घोड़े की मूर्ति भी मिली है। एक स्थान पर घोड़े के दांत मिले हैं। कुल्ली सभ्यता में घोड़े की मूर्ति अथवा दांत का कोई अवशेष नहीं मिला, लेकिन जोब सभ्यता में मिले हैं। जोब सभ्यता की स्त्रियां डरावनी लगती थी मूर्तियां। इसके अलावा इन मूर्तियों को एक अलग ही तरीके से इनकी मुखाकृति कंकाल के समान बनाई गई थी। विद्वान इन्हें मातृ देवी की मूर्तियां मानते हैं, क्योंकि इनके चेहरे की भयंकर मातृ देवता के रौद्र रूप की अभिव्यक्ति करती हैं। एक स्थान पर पत्थर का उत्कीर्ण एक लिंग भी मिला है। जोब सभ्यता के अवशेषों में चकमक की फलक, चकमक के कांटे, बाणों के फलाग्र, तांबे की छड़ें, अंगूठियां आदि प्राप्त हुई हैं। इस तरह ये भी ताम्र काशी कालीन संस्कृति मानते हैं। इसके अलावा भारत में भी विशेष तौर से राजस्थान के अंदर कालीबंगा, आहड़, बागोर, रंगमैल, बैराट, गिलोंड, नोह आदि स्थानों पर उत्खनन में हमें तांबे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। धन्यवाद।